नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा रहे हैं पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनाया जाता है, पुनर्मूल्यांकन खाते से संबंधित जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी। आपको हमारे द्वारा बताए गए सभी स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। आपको नोट्स ज़रूर बनानी पड़ेगी। इसके पहले मैंने आपको 17 क्वेश्चन बता दिया है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनाया जाता है। आपको याद रखना है, आप पढ़ रहे हैं साझेदारी प्रवेश चैप्टर का नाम है साझेदारी प्रवेश, हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं पार्टनरशिप एडमिशन। इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। कैसे हम समझेंगे? मान लीजिए ए साझेदार किसी साझेदारी संस्था में, बी साझेदार किसी साझेदारी संस्था में, सी आना चाहता है। जब नया कोई आना चाहता है तो उसे कहते हैं प्रवेश, इंग्लिश में कहते हैं एडमिशन। ए साझेदार पहले से है, बी पहले से है, नया कोई सी आना चाहता है तो इसे कहते हैं प्रवेश। नया आएगा तो ए और बी का कुछ कैलकुलेशन होगा, संपत्ति से संबंधित, दायित्व से संबंधित। उसी कैलकुलेशन को हम लोग कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे, उसी को हम कहेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। साझेदारी संस्था की संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन होगा, फिर से उसके मूल्य को निकाला जाएगा, जिसे कहेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, हिंदी में कहते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। आपको मैं जो छोटा बताऊं, बड़ा बताऊं, सब आपको समझना है, आराम से समझना है। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। चाहे आप रीवैल्यूएशन अकाउंट कहें, चाहे आप प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहें। हिंदी में रीवैल्यूएशन को कहते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता, प्रॉफिट लॉस को लाभ हानि समायोजन खाता। ये छोटा टॉपिक है, आपको समझना है। इसके अंदर कॉलम बनेंगे। मैं आपको खाता बता रहा हूँ, अभी जर्नल एंट्री नहीं बता रहा हूँ। ये सब जर्नल एंट्री से डिसाइड होते हैं। आपको डायरेक्ट पहले बता रहा हूँ। पुनर्मूल्यांकन का मतलब पुराने साझेदार अपनी संपत्तियों का फिर से मूल्य निकालेंगे। मूल्य कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। बाएं पक्ष को पार्टिकुलर कहेंगे, दाहिने पक्ष को भी पार्टिकुलर कहेंगे। बाएं पक्ष में आपको ध्यान देना है, कोई भी हानि होती है, कोई भी हानि, चाहे संपत्तियों के मूल्य से संबंधित संपत्तियों का मूल्य घट जाए, दायित्वों का मूल्य बढ़ जाए। हानि का मतलब संपत्तियों का मूल्य घट जाए, संपत्तियों का मूल्य घट जाए और दायित्वों का मूल्य बढ़ जाए तो डेबिट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो भी हानि हो जाए या व्यय हो जाए डेबिट में होगा, जो भी आय हो जाए या लाभ हो जाए उसे हम क्रेडिट में लिखेंगे। ये हानि और आय व लाभ
कई तरह से पता लगेगा। साफ भाषा में डेबिट साइड 2 का प्रयोग किया जाता है, क्रेडिट साइड y का प्रयोग किया जाता है। आपको लिखना है संपत्ति का मूल्य घटे। अगर किसी संपत्ति का मूल्य घट जाता है तब हानि होगी। दायित्व का मूल्य बढ़े तब घाटा हो जाता है। उसके बाद प्रश्न में कहा गया है अगर कोई बैड डेप्ट हो जाए, अगर कोई हानि का मतलब बैड डेप्ट हो जाए, बैड डेप्ट का मतलब पैसा डूब जाए, तब भी क्या होगा, हानि ही कहलाएगी। उसके बाद कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेमेंट की जाए, कोई भी ऐसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेमेंट की जाए जो पहले से रिकॉर्ड नहीं है, तो भी हानि के अंदर कद ही आएगा। उसके बाद जो भी हानि व लॉस होगा उसे हम डेबिट में लिख लेंगे। प्रश्न आएगा तो बेहतर तरीके से आप समझेंगे। आप यही समझिए, हानि को डेबिट में लिखा जाता है, लाभ को क्रेडिट में लिखा जाता है। जैसे संपत्ति का मूल्य घटेगा तो डेबिट में, संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा तो क्रेडिट में। दायित्व का मूल्य बढ़ेगा घटेगा तो क्रेडिट में, दायित्व का मूल्य घटेगा। अगर दायित्व किसी को ज़्यादा देना है बाद में कम कर दिया जाए तो फ़ायदा हो जाता है। कोई अमाउंट सेल कर दिया जाए जिसमें फ़ायदा हो जाए, कोई फर्नीचर सेल कर दिया जाए, कोई एसेट सेल कर दी जाए जिसमें फ़ायदा हो जाए। यहाँ से जो लाभ होगा हानि होगा। पुनर्मूल्यांकन खाते से जो लाभ होगा या हानि होगी उसे पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बांटेंगे। पुनर्मूल्यांकन खाते का कोई भी लाभ हो या हानि हो उसे पुराने साझेदार पुराने लाभ हानि का अनुपात में बांटेंगे। जैसे ए पुराना है, बी पुराना है, सी नहीं बटेगा, सी का कोई हिस्सा नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं, इससे कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पर ए लेंगे, चाहे लाभ होगा चाहे हानि होगी। जो लाभ हानि होगी उसे पुनर्मूल्यांकन खाते के बाद पूंजी खाते के अंतर्गत समायोजित किया जाता है, पूंजी खाते के अंतर्गत एडजस्ट किया जाता है। पूंजी खाते का भी नमूना मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आपको ध्यान देना है दोस्तों, आपको ध्यान देना है, हानि डेबिट में, लाभ डेबिट में। यहाँ पर लाभ निकल के आता है, जोड़ेंगे घटाएंगे लाभ निकल के आएगा। जोड़े यहाँ पर क्रेडिट में निकल के, अगर बैलेंस निकल के आए तो हानि, डेबिट में बैलेंस निकल के आए तो लाभ। भले यहाँ पर हानि लिखा है, जो बैलेंस निकलेगा लाभ का होगा, जो बैलेंस निकलेगा हानि का होगा, आय का होगा, हानि का होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो भी लाभ होगा या हानि होगा पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बांट लेंगे। अभी प्रश्न नहीं बता रहे हैं, अभी छोटा सा एक ट्रेलर चल रहा है। जब पिक्चर चलेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। एक भी प्रश्न आपको मैं छोड़ूंगा नहीं और अच्छे से बताऊंगा, आप लगातार बने रहिए। अब मैं आपको बताता हूं पूंजी खाता कैसे बनाया जाता है। देखो, पढ़ाते पढ़ाते याद आने लगता है कि क्या बता दिया जाए। पहले मैंने बोला आपको जर्नल एंट्री बताऊंगा, लेकिन हमें याद आ गया जैसे कौन कौन सा खाता बनेगा उसके संबंध में मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो लंबा बन सकता है क्योंकि अभी पार्टनरशिप आप पढ़ रहे हैं। आपको लिखना है कॉपी में पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसे हिंदी में कहते हैं साझेदारों का पूंजी खाता, साझेदारों का पूंजी खाता।
साझेदारों के पूंजी खाते में आपको ध्यान देना है कैसे, बायां पक्ष डेबिट का, दाहिना पक्ष क्रेडिट का। ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको जो मैं बता रहा हूँ इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए ए बी पहले से है तो नया सी आएगा, तो ए बी का कॉलम तो बनेगा ही, नए वाले का भी बनेगा इसमें। मान लीजिए 3 पहले से हैं, ए बी सी हैं, तो ए बी सी एक और बनाना पड़ेगा आपको। बहरहाल ज़्यादातर क्वेश्चन ए रहता है, बी रहता है, ए का नाम एक्स हो सकता है, बी का नाम वाई हो सकता है, ये होता रहता है। तो ए रहेगा, बी रहेगा, नया आएगा सी, तो नए के लिए ए बन जाएगा। यहाँ पर ए रहेगा, बी रहेगा, नया आएगा सी, तो ए बन जाएगा। इसे कहेंगे पार्टी कुल। ठीक है, ए बी पहले से है, सी आएगा। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सबसे पहले लिखा जाता है यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी में पुराने साझेदारों की पूंजी, ए की पूंजी, बी की पूंजी, कैपिटल। सबसे पहले आपको याद रखना है, पहले से बैलेंस शीट बना करके प्रश्न दिया रहेगा आपके सामने, पहले से बैलेंस शीट बना के प्रश्न दिया रहेगा। उस बैलेंस शीट में जो पूंजी होगी, ए की पूंजी, बी की पूंजी, ए का बी का दोनों के सामने लिख देंगे, सी में खाली स्थान जाता है। पहला टॉपिक है ये आपका। दूसरा है रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो आपने इसके पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में फ़ायदा हुआ है, लाभ हुआ है, तो रिवैल्यूएशन का लाभ यहाँ पर लिखा जाएगा, ए और बी का लाभ हुआ है तो क्रेडिट में। अगर मान लीजिए एक प्रश्न में या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट हानि हो जाएगी तो डेबिट में, सी वाले में नहीं दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, सी वाले में नहीं दिखेगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है, उसके बाद प्रश्न में रहता है पहला पुराने साझेदार पूंजी, रिवैल्यूएशन, इसके पहले जो खाता बना। उसके बाद प्रश्न में दिया रहेगा अगर कोई संचय, प्रश्न में बैलेंस शीट के लायबिलिटी में ही दिया रहेगा, दायित्व में दिया रहेगा, प्रश्न मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ लिखिए आप समझिए बस। संचय को पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बांट लेंगे, नए वाले में कुछ नहीं लिखा जाएगा। मान लीजिए दिया है लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता, लाभ हो भी लाभ, तो पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बांट लेंगे। दिया रहता है अविभाजित लाभ, अविभाजित लाभ, अविभाजित लाभ को पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बांट लेते हैं। उसके बाद आपको इसमें ध्यान देना है, उसके बाद नया साझेदार आता है तो क्या लाता है? पूंजी लाता है, उसके लिए लिखा जाएगा बाई कैश। तो यहाँ लिखा जाएगा नए साझेदार की पूंजी, नया साझेदार जो पूंजी लाएगा यहाँ पर लिखा जाएगा, इसे क्या कहेंगे? नए साझेदार की पूंजी। उसके बाद क्या लिखा जाएगा? उसके बाद आपको ध्यान देना है, यहाँ लिखा जाएगा बाई, मान लीजिए गुडविल लाता है, गुडविल तो लाएगा ही, इसे कौन बांटेंगे? पुराने साझेदार त्याग अनुपात में बांट लेते हैं, पुराने साझेदार त्याग अनुपात में ही लिख दिया जाता है। ठीक है, इसके नए वाले में केवल उसकी पूंजी लिखी जाएगी। बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आने वाले समय में आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। जो नई पूंजी निकल के आएगी यही निकल के आएगी बाई बैलेंस सीडी, बैलेंस बराबर किया जाएगा नई पूंजी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? पार्टनर कैपिटल। सबसे पहले पुराने साझेदार की पूंजी, दूसरे नंबर पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, तीसरे नंबर पर लगभग कहीं कहीं तीनों मिल जाता है, कहीं कहीं एक या दो मिलता है, सब नहीं मिलता। कहीं पर संचय मिल जाएगा, कहीं पर पीएल मिल जाएगा, कहीं पर अविभाजित लाभ मिल जाएगा, हो सकता है ना भी मिले। ठीक है, पुराने अनुपात में बांटेंगे। किस अनुपात में? देखो पुराना अनुपात, पुराना अनुपात में बांट लिया जाएगा। प्रश्न मिलेगा तो उसमें तो हम आपको बहुत अच्छा समझाएंगे।
नया साझेदार पूंजी लाएगा, नया साझेदार क्या लाएगा, गुडविल लाएगा। गुडविल मतलब ख्याति, प्रीमियम लिखा जाता है इसे। पुराने साझेदार त्याग अनुपात में बांट लेते हैं। हानि होगा तो यहाँ पर आएगा, दोनों पक्ष को बराबर किया जाएगा, डेबिट और क्रेडिट को, तो जो बैलेंस निकल के आएगा वही नई पूंजी कहलाएगी। यही नई पूंजी बैलेंस शीट में ट्रांसफर होती है। पार्टनर कैपिटल के बाद क्या बनाया जाता है, पार्टनर कैपिटल के बाद बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैं बता देता हूँ, बैलेंस शीट कैसे होती है। बैलेंस शीट होती है लेकिन उसका फॉर्मेट कोई यहाँ पर फिक्स नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें अमाउंट जो होता है वो जोड़ना पड़ता है, घटाना पड़ता है। जो क्वेश्चन मिलता है, वीडियो को रोक करके आप कहीं पर इसको जरूर लिखिएगा, बिना लिखे आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। आपको बैलेंस शीट भी मैं बता देता हूँ। बैलेंस शीट में आपको पता होना चाहिए कुछ कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। पुरानी बैलेंस शीट को देख करके ही नई बैलेंस शीट का निर्माण किया जाता है, इसको भी आपको नहीं भूलना है। पुरानी बैलेंस शीट आपके क्वेश्चन में दी रहेगी, आपको लिखना पड़ेगा न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट एज एट जो भी होगा 31 मार्च, जो भी डेट तारीख कुछ भी होगा वही लिखा जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है, उसके बाद आपको ध्यान देना है, यहां पर लिखा जाएगा लायबिलिटी, लायबिलिटीज, यहाँ पर लिखा जाएगा एसेट्स, यहाँ पर लिखा जाएगा अमाउंट। आपको ध्यान देना है, ये होता है पुरानी बैलेंस शीट की बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो आपको समझ लेना है लायबिलिटी में क्या होता है, कैपिटल। आपको पता होना चाहिए पुरानी बैलेंस शीट में 2 ही कैपिटल दी रहेगी, वहाँ से पूंजी नहीं देखी जाएगी। पूंजी देखी जाएगी पार्टनर कैपिटल से, जो इसके पहले फॉर्मेट मैंने बताया। ए की पूंजी, बी की पूंजी वहाँ पर 2 की दी रहेगी, लेकिन उसको नहीं लिखना है, ना तो 2 की लिखना है ना तो तीसरे की वहाँ से लिखना है। कहाँ से, पुरानी बैलेंस शीट से कुछ नहीं लिखना है। कैपिटल कहाँ से लिखी जाएगी, जो हमने बनाया है पार्टनर कैपिटल, साझेदारों का पूंजी खाता, अकाउंट से लिखा जाएगा, याद रखना। उसके बाद लिखा जाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन में दे दे क्रेडिटर्स, लेनदार। देखो भैया, लेनदार हो सकता है घटा हो बढ़ा हो, घटा हो तो घटा दिया जाएगा, बढ़ा हो तो बढ़ा दिया जाएगा, घटा हो तो माइनस कर दिया जाएगा, बढ़ जाएगा तो प्लस कर दिया जाएगा। बिल्स पेबल दे विल, घटा हो तो घटा दिया जाएगा, बढ़ा हो तो बढ़ा दिया जाएगा, कोई दो राय नहीं इसमें। बैंक अधिविकर्ष, इसमें भी वही होगा। कोई भी किसी भी प्रकार का ऋण है, इसको भी ऐसे किया जाएगा। किसी भी प्रकार का ऋण है, इसको भी ऐसे किया जाएगा। ऐसे चीज़ें होती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बहुत आसान होता है। संपत्ति में मान लीजिए कैश की बात आती है। सबसे पहले कैश समझ लो, कैश समझ लो। पुरानी बैलेंस शीट में जो भी कैश होगी उसको यहाँ लिखा जाएगा, उसी में प्लस किया जाएगा। पुरानी बैलेंस शीट में जो भी कैश होगी यहाँ लिखा जाएगा, उसी में प्लस किया जाएगा। क्या, उसी में प्लस किया जाएगा नया साझेदार जो पूंजी लेकर आया रहेगा, उसी में ऐड किया जाएगा जो गुडविल लेकर आया रहेगा, उसी में ऐड कर दिया जाएगा कैश में। उसके बाद याद रखना, उसके बाद मशीनरी है, प्लस है तो प्लस करना पड़ेगा, मतलब माइनस है तो माइनस, घटा है तो घटा देना पड़ेगा, बढ़ा है तो बढ़ा देना पड़ेगा, जो भी रहेगा। बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मोटर कार है, कुछ भी है, कम है तो कम कर दीजिए, बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए, जो हुआ रहेगा वही किया जाएगा, बाकी कुछ नहीं किया जाएगा। बहुत आसान,
इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आपको अगली वीडियो के माध्यम से जर्नल एंट्री उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि पेपर में जर्नल एंट्री बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कोई भी लेज़र बनाने से पहले आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए हम इसको रोक देते हैं। अगली वीडियो में आपको रिवैल्यूएशन से संबंधित जर्नल एंट्री, पार्टनर से संबंधित जर्नल एंट्री बता रहे हैं। आप इसे अपनी कॉपी में जरूर लिख लें।